तो 2 दशकों की मिलिट्री मॉडलिंग और अनगिनत चेतावनियों के बाद आखिर हाथ क्या जगा? एक ऐसा जाल जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें खुद ही उलझ कर रह गई हैं। चलिए आज ईरान के साथ बढ़ते तनाव के इसी चक्र को परत दर परत समझते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि जिस बमबारी का मकसद ईरान को कमज़ोर करना था, उसने ईरान को और ज़्यादा मजबूत कैसे बना दिया? और देखिए, यहीं से इस पूरे रणनीतिक जाल की परतें खुलनी शुरू होती हैं। देखिए, बात यह है कि ये पूरा का पूरा अभियान, इसकी बुनियाद ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिकी थी। मतलब सालों से ये मानकर चला जा रहा था कि ईरान की सरकार तो बस गिरने ही वाली है, ढहने की कगार पर है। ये जो सोच थी ना कि ईरान तो बस एक कागजी शेर है, उसे हल्का सा धक्का देंगे और वो ढह जाएगा, ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। और ऐसा भी नहीं है कि चेतावनी नहीं दी गई थी। प्रोफेसर रॉबर्ट पेप जैसे एक्सपर्ट्स की 21 साल की मेहनत, उनकी रिसर्च, उनकी चेतावनियों, सबको नज़रअंदाज कर दिया गया। अच्छा, अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे मिलिट्री एक्शन ने ही खुद ही इस जाल को और कस दिया। मतलब छोटे मोटे मोर्चों पर तो जीत मिली, लेकिन जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार थी। इससे ऐसे समझिए, जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी होती है तो हाँ, इमारतें तो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ है वो है एनरिच्ड यूरेनियम। वो अक्सर मलबे के नीचे महफूज रह जाता है और उसे बाद में निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और बात सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल की नहीं है। सबसे ज़रूरी और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ईरान के जो असली हथियार हैं, उसके ड्रोन्स और मिसाइलें, वो ज़मीन के ऊपर हैं ही नहीं। उन्हें बहुत गहरी सुरंगों और गुफाओं में छिपाया गया है और हवाई हमलों की पहुंच वहां तक नामुमकिन है। अगर इतिहास में देखें तो इसकी एक बहुत सटीक मिसाल मिलती है वियतनाम युद्ध की हो ची मिन्ह ट्रेल। उस पर इतनी बमबारी हुई कि 80% से ज़्यादा सप्लाई लाइन तबाह हो गई। लेकिन पता है क्या, वो बची खुची 20% सप्लाई ही पूरी जंग को चलाने के लिए और हौसला बनाए रखने के लिए काफ़ी थी। बिल्कुल यही बात ईरान पर भी लागू होती है। उन्हें जीतने के लिए अपने सारे हमले कामयाब नहीं करने, बस कुछ का निशाने पर लगना ही उनके लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत है। तो ये तो हुई ज़मीनी हकीकत, और इसका असर अब पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ रहा है, क्योंकि ईरान अपनी इसी बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल करके अब दुनिया के समीकरणों को बदल रहा है। कैसे? देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का जो कंट्रोल है, वो अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों जैसे भारत और जापान को मजबूर कर रहा है कि वो अमेरिका से थोड़ा फासला बनाए और ईरान के साथ तालमेल बिठाए। और सिर्फ वही नहीं, खाड़ी के देश वो भी अब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे पार्टनर्स की तरफ देख रहे हैं। और इससे भी एक बड़ी और शायद ज्यादा खतरनाक तस्वीर सामने आती है, एक नए एनर्जी ब्लॉक की। जरा सोचिए, अगर ईरान और रूस एक साथ आ जाएं, तो वो दुनिया की 30% से भी ज्यादा तेल सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जो आर्थिक परिणाम होंगे वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख सकते हैं। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि ये जाल अब पूरी तरह से कस चुका है और दुनिया की बड़ी ताकतें एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हैं जहां से कोई भी रास्ता चुनना तबाही को दावत देने जैसा है। तो क्या हैं ये 2 रास्ते? पहला, एक जमीनी जंग। ईरान के तेल के कुओं और न्यूक्लियर मटेरियल पर कब्जा करने के लिए एक लंबी, खूनी और न खत्म होने वाली जमीनी जंग शुरू की जाए। दूसरा विकल्प, एक न्यूक्लियर हथियार वाले ईरान को इस इलाके की एक बड़ी ताकत के तौर पर कबूल कर लिया जाए और उसे रूस और चीन के साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाने दिया जाए। तो ये हैं वो 4 स्टेप्स, वो 4 कदम जो इस एस्केलेशन ट्रैप यानी बढ़ते तनाव के जाल को पूरा करते हैं। जिस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट सालों से आगाह कर रहे थे, वो आज एक कड़वी हकीकत बनकर हमारे सामने है। लेकिन देखिए, ये सारी बातें जियोपॉलिटिक्स की हैं, रणनीतियों की हैं। इस बड़ी शतरंज की बिसात से परे एक और सच्चाई है, और वो है इसकी मानवीय कीमत। उन करोड़ों लोगों की कहानी जिनकी जिंदगियां इस जंग की भेंट चढ़ रही हैं। 92 मिलियन यानी 9 करोड़ 20 लाख लोग। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो इंसानी जिंदगियां हैं जो इस संघर्ष के बीचों बीच पिस रही हैं, जिनका सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाला कल भी दांव पर लगा है। जरा सोचकर देखिए कि इसका असल में मतलब क्या होता है। जब किसी देश के पावर ग्रिड पर हमला होता है तो ये सिर्फ लाइट जाने की बात नहीं होती। इसका मतलब है कि 6 से 18 महीने तक बिजली नहीं। इसका मतलब है कि देश में किडनी डायलिसिस का हर मरीज खतरे में है
कोई भी जिंदगी बचाने वाली सर्जरी नहीं हो सकती। रेफ्रिजरेशन के बिना खाना खराब होगा और भुखमरी फैलेगी। मतलब ये एक झटके में पूरे देश को कई साल पीछे ले जाने जैसा है। और इस जंग में सिर्फ बम और मिसाइलें ही नहीं चल रहीं, शब्दों का भी हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जब किसी देश की पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी जाती है तो इसका असर अक्सर उल्टा होता है। इस तरह की बयानबाजी, जिसे नरसंहार की धमकी के तौर पर भी देखा जा सकता है, वो ईरान के लोगों को, यहाँ तक कि जो लोग अपनी सरकार के खिलाफ हैं, उन्हें भी एकजुट कर देती है अपने देश को बचाने के नाम पर। तो घूम फिर कर हम वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, जब सामने कोई भी अच्छा विकल्प ना हो तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया के नेताओं को तलाशना है। और एक बात तय है, इस जवाब की जो भी कीमत होगी वो बहुत बड़ी होगी।